गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो है आईएसओ। देखते हैं आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनके ऊपर लिखा होता है आईएसओ। इट मीन्स वो कंपनी आईएसओ के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और तभी जाके कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ वहाँ पर वो मार्क लगा सकते हैं अगर वो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलेंगे। ISO 9000 is defined as a set of international standards established by International Organization for Standardization। ISO 9000 को हम जब डिफाइन करके चलेंगे, क्या है ये? सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ एक स्टैंडर्ड्स वहाँ पर बना दिए गए हैं ताकि उनके बेस पे एज द बेसिस फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ताकि उनको हम फॉलो करके उनको हम इम्प्लीमेंट करके क्वालिटी को ईजिली मैनेज कर सके और क्वालिटी को एश्योर कर सके, वहाँ पर एश्योरेंस दे सके अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को लेके कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेस्ट है। और इसलिए वहाँ पर कुछ एक स्टैंडर्ड वो बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाता है भाई सभी के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंपनी है, कहीं पर भी है, अगर वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। द फर्स्ट आईएसओ स्टैंडर्ड्स वर पब्लिश्ड इन 1987। सबसे पहले जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स थे वो पब्लिश किए गए थे 1987 के अंदर। उसके बाद विच वर रिवाइज्ड इन 1994। 1994 के अंदर दोबारा से उनको रिवाइज किया गया एज ISO 9000 1994, ये उनका नाम दिया गया भाई। देखो भाई, टाइम टू टाइम जो भी हमें लग रहा है भाई, टाइम के अकॉर्डिंग कोई नई चीज़ें आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर हमें लग रहा है इसके अंदर हमें कुछ एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। उसके बाद द नेक्स्ट ISO स्टैंडर्ड्स वॉज रिलीज इन 2000। 1994 के बाद दोबारा से जो ISO स्टैंडर्ड्स थे उनको रिवाइज किया गया 2000 के अंदर और उनको नाम दिया गया ISO 9000 2000 स्टैंडर्ड्स। उसके बाद भी ISO को दोबारा से रिवाइज किया गया है, वो किया गया ISO 9000 2015। 2015 के अंदर दोबारा से इनको रिवाइज किया गया है, तो ये भी आप ऐड कर लेना इसके अंदर। इट इज़ अप्लाइड टू विर्चुअली एनी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। विर्चुअली का मतलब है भाई कि ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा वर्ल्ड वाइड जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर हम ISO के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO क्या पर्पज़ है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। The main objective of ISO is to facilitate international trade by providing a single internationally accepted set of standards for everybody's references। कहने का मतलब ये है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है ISO का वो है कि इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से इंक्रीज करना। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है भाई हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और हमें उसको किसी भी कंट्री में सेल करना है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको सेल करना है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए और उनके लिए क्या कर दिया है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया है भाई कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको ये कॉमन जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि उससे ट्रेड भी इंक्रीज हो और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी आपका प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसको कोई भी कंट्री इजीली एक्सेप्ट कर सके। ISO 9000 करंटली हैज़ 3 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से हैं भाई वो?
फर्स्ट है ISO 9000 2000, सेकंड है ISO 9001 2000, ISO 9004 2000। तो ये अलग अलग है अभी। तो फर्स्ट बात करेंगे ISO 9000 2000, टू प्रोवाइड डिटेल नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स एंड वोकैब रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर फंडामेंटल्स का यूज़ करना है ISO के अकॉर्डिंग, जो भी वहाँ पर वोकैबलरी यूज़ की जा रही है, वर्ड्स यूज़ की जा रही हैं ISO के अकॉर्डिंग, उनकी डिटेल नॉलेज वहाँ पर ISO 9000 2000 के अंदर प्रोवाइड की गई है। पर्पज़, एस्टेब्लिश ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड्स। स्टार्टिंग पॉइंट को एक तरह से एस्टेब्लिश करना है, ताकि अगर हमें चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होगी, पता नहीं उनके बारे में, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, फंडामेंटल को जानने की ज़रूरत है, नए नए जो भी वर्ड है रिलेटेड टू ISO उनको जानने की ज़रूरत है। सेकंड, डिफाइन द फंडामेंटल टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज इन ISO 9000 फैमिली टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन देयर यूज़। सिंपल है भाई, जितने भी टर्म्स वहाँ पर यूज होंगी, डेफिनेशंस यूज होंगी, ताकि उनको हम ईजिली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो उनसे रिलेटेड। तो ये मेन पर्पज़ है। सेकंड जो था उसमें ISO 9001 2000, टू प्रोवाइड द डिटेल नॉलेज ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट हमने देखा था कि हमें वोकैब और फंडामेंटल की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए 9000 2000 हमें डिटेल में उसकी नॉलेज देखनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगेगा उसके बारे में। सेकंड, 9000 एंड 2000 में उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंपनी को ISO के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सभी रिक्वायरमेंट आपको मिलेंगी ISO 9001 2000 के अंदर। वहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी ISO का सर्टिफिकेट चाहती है तो उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। पर्पज़, define the requirements for assessing the ability to meet customer and applicable regulatory requirements and identify customer satisfaction। सिंपल है भाई, रिक्वायरमेंट का पता होगा तभी जो भी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टमर है तभी हम उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, नाउ द ओनली स्टैंडर्ड इन ISO 9000 फैमिली अगेंस्ट विच थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट। देखो भाई, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि किसी ने एक कंपनी बना ली, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा रही है किसी कंपनी से, खाली वो मार्केटिंग कर रहा है, बनवा किसी और से रहा है, तो उसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। उसके लिए भी वहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी उनको जो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये भी हमें ISO 9001 2000 में डिटेल में हम देख सकते हैं भाई, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा। थर्ड है फिर ISO 9000 2000, इसमें क्या रहेगा, टू प्रोवाइड डिटेल गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू क्वालिटी सिस्टम। देखो, हमने रिक्वायरमेंट का पता लग चुका है, हमें बेसिक फंडामेंटल का पता लग चुका है, लेकिन उसके बाद गाइडलाइंस, रिक्वायरमेंट के बाद हमें गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। भाई हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कैसे हमें क्वालिटी सिस्टम को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो भी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए ISO 9004 2000 ये हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। और इसका पर्पज़ क्या है, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट उसमें मिलती रहे, तो उसके लिए। सेकेंडली है टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ऑल पार्टीज थ्रू सस्टेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और सभी को बेनिफिट मिले भाई, सस्टेन टाइम तक, लंबे टाइम तक कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसके लिए भी हमें जो भी ISO के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एलिमेंट ऑफ ISO 9000। आज के लिए इतना ही, बेसिक इंट्रोडक्शन, पहले ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।